So, what is modernity in itself is a debate oriented discussion in sociology. Western thinkers like Daniel Lerner, he identifies that the modernization process is a process of social change whereby uh, developing or underdeveloped society develop characteristics and traits of developed countries. But the critics they will argue that भैया ये तो कल्चरल बायस है ना, एथनोसेंट्रिक बायस के साथ या यूरोसेंट्रिक बायस के साथ डैनियल लर्नर मॉडर्निटी को डिफाइन कर रहे हैं। पेपर 2 में जब हम लोग मॉडर्निटी को पढ़ते हैं तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन का वर्क पढ़ते हैं योगेंद्र सिंह साहब का। उसमें भी मॉडर्निटी पे बहुत ही खूबसूरत डिबेट है। तो आइडियली मॉडर्निटी की टॉपिक जो खत्म होती है, कंप्लीट कंसोलिडेशन उसका आप देखोगे, दैट इज इन पेपर 2 इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल के अंदर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जब आता है तब वी लर्न मॉडर्निटी इन द फर्स्ट यूनिट सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, क्योंकि इमरजेंस ऑफ द डिसिप्लिन हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट में आते हैं तो वहां पे सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी पढ़ते हैं, तो वहां भी वी विल लर्न अबाउट दिस, ऑब्वियस है बट ऑब्वियस है। और तीसरा है वहीं पे सेकेंड यूनिट मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। सो एक्चुअली दैट इज व्हेन कंप्लीट एंड होलिस्टिक डिबेट ऑफ मॉडर्निटी आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट? अभी फर्स्ट यूनिट में जब हम मॉडर्निटी को पढ़ते हैं तो मॉडर्निटी इन जनरल क्या होता है, व्हाट इज मॉडर्निटी? मॉडर्निटी मींस डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन, है ना? एनीथिंग दैट इज मॉडर्न टुडे will become traditional tomorrow. It is a relative concept. Anything which is traditional today would have been modern at some point of time. Modern का मतलब क्या है? Something new, है ना? Something new. लेकिन modernity in context of European history refers to that period of 18th, 19th or 19th and 20th century, mid 20th century, where European society developed certain characteristics and these characteristics were unknown and unseen in traditional society. So Europe had undergone transition, एक 400-500 साल का उनका transition का phase है, and through that transition society enters a state which is called as modern society, जिसके कुछ particular elements and features हैं। अब समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी है, जो एकेडमिक स्कॉलर्स हैं, वो यूरोप के इन चेंजेस को देख रहे हैं और आत्मचिंतन कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं और कंसर्न्ड हैं। कुछ लोग इस चेंज से खुश हैं, कुछ लोग इस चेंज से डिससैटिस्फाइड हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज कॉजिंग डेवलपमेंट ऑफ डिस्कोर्स कॉल्ड सोशियोलॉजी। द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन is rooted under modernity. In fact, यूपीएससी के क्वेश्चंस जो आते थे कुछ साल पहले तक, वो मॉडर्न सोसाइटी को पढ़ने के लिए कैसे सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ है और हाउ टू स्टडी इंडस्ट्रियल सोसाइटी सोशियोलॉजी हैड इमर्ज्ड, इट फोकसेस ऑन ऑल ऑफ दैट, राइट? यू वुड सी सर्टेन क्वेश्चंस एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूरोपियन हिस्ट्री को जब हम रेफर करते हैं तो प्री मॉडर्न सोसाइटी कैसा था एंड मॉडर्न सोसाइटी कैसा था। नाउ अंडरस्टैंड, मॉडर्न सोसाइटी ऐसे नहीं बन गया, ऐसा नहीं यू जस्ट प्रेस द बटन एंड मॉडर्न सोसाइटी दैट वाज conceptualized or that developed. So society went under a phase of transition. I'm sure you guys would be aware of that. अवेयर तो हैं ही, बचपन में स्कूल में हिस्ट्री में पढ़े थे हम लोग। व्हाट आर दोज इवेंट्स और हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स, आई मस्ट से, फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी? यस, रेनेसा development of humanism through Renaissance, then Enlightenment, है ना, which resulted into development of reasoning, skepticism. Skepticism का भी बहुत important role है because of skepticism society में क्या हुआ? Methodical study होना शुरू हो गया, critical study होना शुरू हो गया। So Enlightenment का बहुत important role है, not just in development of sociology but other social sciences as well, जो भी critical disciplines हैं। Clear?
right? Individualism, that is another feature which had emerged from enlightenment. So you would see that there is a precursor to modern society. You would see Europe underwent ideological changes. So before Renaissance, European society was in dark age. अब ये जो dark age बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि अंधकार है क्या यूरोप में? नहीं, this means कि intellectual darkness है, सोसाइटी स्टैटिक हो गई है ना? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इनोवेशन नहीं हो रहा है सोसाइटी में. सो ये मेटाफर की तरह यूज करते हैं. इट इज मेटाफरिकल रेफरेंस टू डार्क एज, टू दैट मिडिल एजेस ऑफ यूरोपियन सोसाइटी. Clear, everyone? I hope. So you have to understand, when we talk about modern society in general, so modern society is that society which had certain unprecedented and stark changes in comparison to pre-modern society. In general, sociology का subject matter social change भी है. I hope all of us are aware of this by now. So when sociology starts studying social changes, तो change को तुम कैसे जानोगे? You also need to know about the starting point. For example, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ खड़ा हो गया, तो आप बोलोगे ना कि सर ने अपना पोजीशन चेंज किया, तो मेरी स्टार्टिंग लोकेशन क्या थी? ये थी, उससे मैं वहां गया, तो आप कितना डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, वैसे मेरे पोजिशनल चेंज को आप मेजर कर रहे हो. सो यू नीड टू नो द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन द ट्रांजिशन के बाद जो फाइनल पॉइंट है वो. सो जब सोसाइटी को भी हम पढ़ते हैं और उस सोशल चेंजेस को समझेंगे एट द सेम टाइम, यूरोपियन थिंकर क्या करना चाह रहे हैं? इन सोशल चेंजेस को समझना चाह रहे हैं. सो दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्री मॉडर्न सोसाइटी क्या थी और मॉडर्न सोसाइटी क्या है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट, व्हाई इज इट न्यू, एंड व्हाई इट रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. राइट? एवरीवन क्लियर? देयरफॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न सोसाइटी और प्री मॉडर्न सोसाइटी के क्या फीचर्स है. तो वही मैंने बोला कि मॉडर्निटी मतलब समथिंग न्यू. ट्रेडिशनली तो इसको हम लोग क्लासिकल वे में बोल सकते हैं डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन या डिपार्चर फ्रॉम existing social condition. So European society underwent certain stark changes, जिसके कारण सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है. सो ट्रेडिशनल सोसाइटी या प्री मॉडर्न सोसाइटी जो थी उसके फीचर्स क्या थे? इट वाज रिलीजियस इन नेचर, इट वाज रूरल, है ना, रूडिमेंट्री सोसाइटी थी. इट वाज सोशल स्ट्रक्चर क्या था? एस्टेट सिस्टम, बिल्कुल सही. फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या था सोशल स्ट्रक्चर? फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले इट वाज एस्टेट सिस्टम. बिकॉज इट वाज एस्टेट सिस्टम, वी ऑब्जर्व्ड दैट फ्यूडल स्ट्रक्चर था, है ना, सोशल स्ट्रक्चर. Then what else was there? It was a religiously dominated society. Morality of society was dictated by religion. Clear? We are aware of that. And economy का nature क्या था? What was nature of the economy? It was agrarian in nature. Land was central to economy. उसी तरह भी हम लोग अगर वैल्यूज की बात करें तो ट्रेडिशनल टाइम्स में फैमिली, किनशिप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते थे. पीपल वेर कमिटेड टू कलेक्टिव ग्रुप आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल फैमिली. अंडरस्टूड? बट दैट चेंज्ड इन मॉडर्न सोसाइटी. वैल्यू में भी चेंज आएगा. राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, हम राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म देखेंगे. तो सबसे पहले देखिए कि यूरोप में जो मॉडर्निटी आई वो एक बार में ऐसी नहीं है कि धड़ाम करके लैंड कर गई, है ना. इट केम इन फेजेस. सो दिस precursor to modern society, there were several sequential changes which resulted into development of modern society. Europe underwent ideological changes, है ना. Renaissance and Enlightenment had an important role to play in development of ideological changes. Then you would also see change in education, change in knowledge or how we perceive knowledge. Scientific revolution, important role of Copernican revolution, which proved heliocentrism to be the reality and challenged church propagated or church claimed geocentrism. स्कूल में ही पढ़े थे हम लोग ये यार. You guys are aware of this, isn't it? And then on top of that, you have to also understand that the changes, ideological changes which were brought in Europe, ideological modernity जो यूरोप का हुआ था, it resulted into development of spirit of inquiry. People started questioning and inquiring everything. And development of science
inclined people to think or investigate any phenomena scientifically, as science was understood as a method, or science was understood as a methodology or an approach to understand any phenomena based on observation and evidences rather than speculation. Concrete data collection लोग करते थे और उस डेटा कलेक्शन के बेसिस पे जो भी पैटर्न इंटरप्रेट होता था उसको जनरलाइज करते थे, एंड कॉज इफेक्ट एनालिसिस सोसाइटी में होती थी. Cause effect analysis, causal consequential analysis was being done in society. I hope we are clear till now. So scientific revolution also had an important role to play. ठीक है, knowledge, existing knowledge was questioned. As a result, consequentially, we see that there was growth in knowledge system. The field of physiology, anatomy, chemistry, all of that grew. Similarly, human society also grew in astronomical knowledge, isn't it? Now, when the spirit of inquiry and the principle of rationality was infused in human mind, members of European society developed confidence to question things, and this questioning resulted into questioning of authorities as well, whether it is political authority and religious authority, है ना? So church was critiqued by several thinkers, है ना? For example, Dante Alighieri, जिन्होंने किताब लिखी थी Divine Comedy, he criticizes church. He's not anti-God, understand that, but he believes that church befools people, है ना? Church is making people irrational. Church forces people to devote their life to mystical activities. He wanted human mind to be rationally applied and think to change their existing condition. Similarly, there is a very famous satire written by Desiderius Erasmus in the praise of fools. He also talks about, advocates about application of rational mind. Later, you would see, observe Voltaire, the famous French thinker, the great advocate of freedom of speech. He was also critical of church. He criticized church for being intolerant to different or differing ideas, isn't it? As a result, people started questioning church, and you would see that within the clergy class, church was questioned. Within the clergy class also, church was questioned. Rise of Lutheranism. Yes, German monk. है ना? क्या नाम था German monk का? Martin Luther. Very good. So, rise of German monk Martin Luther. What did he do? He directly challenged the authority of Vatican City, the Roman Catholic Church. And he propagated three philosophies. One scripture, that is Bible, वरना एक controversial debate होता था Old Testament versus New Testament. दूसरा, justification by faith. If you are a believer, you will get justification. You will get salvation. You don't need to rely on services of church, or you don't need to participate in ritualistic practices. And third was यूनिवर्सल प्रीस्टहुड ऑफ बिलीवर्स, कि बिलीवर्स जो थे समाज में, उनको खुद प्रीस्ट की, मतलब अगर आप भक्त हो, अगर आप बिलीवर हो, तो आप प्रीस्ट के बराबर हो. यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन एन इंटरमीडियरी टू कनेक्ट विद द डिवाइन. समझ में आ रहा है? देयरफॉर रिलीजन क्वेश्चन होता है, एंड धीरे धीरे रिलीजियस अथॉरिटी भी सोसाइटी में क्वेश्चन होने लगती है. ट्रेडिशनली, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, इन प्री मॉडर्न सोसाइटी, रिलीजन यूज्ड टू डिक्टेट morality of society, but that changed now. Religion also used to interfere or had established its authority in political, social, or educational affairs. That was also going to change. Society gradually started becoming secular, and people started advocating that religion should be separated from public affairs, or it should be restricted to private domain.
Understood? That resulted into change in nature of society. Traditional or pre-modern society was religious in nature. Gradually, society observed a transitional process of secularization and started becoming secular in nature. Likewise, we see economic modernity and political modernity as well. Twin revolution, they have important or huge role in emergence of sociology. मॉडर्न सोसाइटी का जो सबसे बड़ा दो फीचर है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कमर्शियल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. समझ में आ रहा है? एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ट्विन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. सो व्हेन पीपल स्टार्टेड चैलेंजिंग चर्च, वही स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, फिर राजा को क्यों ना क्वेश्चन करें? लुई 16 बढ़िया चिल मार रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट इरेशनल स्प्लर्ज कर रहा है, और फ्रेंच ट्रेजरी जो है उसकी हालत खराब है. सो पीपल दे स्टार्टेड टू क्वेश्चन मोनार्की, रिजल्टिंग इनटू फ्रेंच रेवोल्यूशन. पता ही है, he got guillotined, isn't it? So French Revolution is symbol of what? Political modernity. Why? Because देखो, pre-French Revolution, common people had no rights and king had divine right to rule. लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स होता है इवन फॉर कॉमन पीपल. उनको कुछ बेसिक राइट्स डिक्लेयर कहते हैं, एंड एवरीवन इज आइडेंटिफाइड एज इक्वल बिफोर लॉ. सोसाइटी इगैलिटेरियन वैल्यू की ओर मूव करती है, सोसाइटी लिबरल वैल्यू की ओर मूव करती है. लिबर्टी आता है सोसाइटी में, इक्वालिटी का आइडिया आता है सोसाइटी में, फ्रैटर्निटीज आइडिया दैट कम्स इन सोसाइटी. Resulting into political changes, you would see seeds for rise of democracy was sown, है ना? Nation state started to develop. Clear? So that was also there. And then comes economic modernity, industrial revolution, commercial revolution, दोनों मिलके सोसाइटी में वे ऑफ प्रोडक्शन, एंड ऑब्वियसली इसके पीछे बैकग्राउंड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी सोसाइटी में है. फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. रिचर्ड आर्कराइट का इन्वेंशन ऑफ वाटर फ्रेम इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम. Hargreaves invention, spinning jenny, it is important for development of mechanization of textile production. So how do we see all of this? Randomly इन फैक्ट्स को ऐसे गैदर नहीं करना है, इन सबको कनेक्ट करना है. इसके कारण क्या हो रहा है? समाज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, इसके कारण चेंज हो रहा है. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैड आल्सो बूस्टेड प्रोडक्शन कैपेसिटी. And traditionally the society which was agrarian started becoming industrial. So when we talk about modern society is characterized by industrialization, urbanization, rise of capitalism. या capitalist mode of production का मतलब क्या है? Production for market, production with the principle of maximization of profit. समझ में आ रहा है? Where there is a concept of private property, those who control or those who own the means of production, the forces of production, dominate the relations of production. Basically they appropriate the output. Worker in return provides their labor in exchange of wages. That's how society develops, है ना? So सोसाइटी में आपको कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का डेवलपमेंट दिखेगा, है ना? और मॉडर्न सोसाइटी में क्या दिखता है? पॉलिटिकल चेंजेस दिखते हैं आपको. दिखता है मॉडर्न नेशन स्टेट्स का डेवलपमेंट, राइट? राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस, है ना?
वेबर मॉडर्न सोसाइटी को कैसे देखता है? रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। एंड ट्रेडिशनली जो सोसाइटी रिलीजियस थी वो क्या होने लगती है? सेकुलर हो जाती है। और यहीं से, इसी अंडरस्टैंडिंग से सो हमने क्या किया, हमने चेंजेस को आइडेंटिफाई किए, है ना, कि प्री मॉडर्न सोसाइटी इट वाज एग्रेरियन, वहां से प्री मॉडर्न सोसाइटी क्या बन गई? इंडस्ट्रियल। रूरल, रूरल से हमको कैसा डेवलपमेंट दिखता है? अर्बन। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन से हमको कैसा डेवलपमेंट दिखता है? कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, है ना। मोनार्की विच established political authority in society, monarchy gets replaced through nation state polity. There was a rise of democracy over the period of time. There was a rise of bureaucracy for administrative efficient governance of society. Legal rational institutions का growth होता है society में. Clear? And society जो traditionally religious nature की थी, वो किस नेचर की हो जाती है? सेकुलर नेचर की हो जाती है। तो मॉडर्न सोसाइटी के फीचर क्या हो गए? इंडस्ट्रियल सोसाइटी, है ना, सेकुलर सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जहां पे हो वैसी सोसाइटी, नेशन स्टेट पॉलिटी वाली सोसाइटी जहां पे डेमोक्रेटाइजेशन होगा, चेंजेस इन वैल्यूज भी होंगे। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड वैल्यू चेंजेस तो हम लोग अभी आगे देख रहे हैं इन चेंजेस को। So what I want you guys is to interlink. If you are able to interlink between the feature of pre-modern society and the modern society, you would easily understand the modernization process that Europe was undergoing during this phase of European history. I hope it's clear to everyone. Right? So how do you define? अब simplify करते हैं. How do we define modernization process? Modernization process is nothing but a process of social change whereby European society transitioned from agrarian to industrial, rural to urban, feudal to capitalist, monarchy to nation state or democratic society, and religious society to secular society. As simple as that. So जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको या सारे डेफिनेशंस को रट्टा मारना है, नहीं. There is so many facts that you have to remember anyhow for your prelims as well as for your mains, for datas. And that is why when it comes to optional like sociology, the better approach is that you try to understand the subject, understanding the nuances of these developments. And if we do that, we can ourselves frame these definitions. Our life is sorted. It becomes easy for us. So this is what we need to understand over here. And that is how we are going to learn sociology at Understand UPSC. And that is why Understand UPSC. Anyways, jokes apart, let's move forward. When I talk about modernity, so modern society क्या था? एक changed society था, है ना. समाज के जो बुद्धिजीवी थे, intellectual scholars, academic scholars, and people, they were concerned कि ये changes कैसे हुए. Few of them were happy after looking at these changes. Some of them were concerned about these changes and wanted to go back to Middle Ages. And that is when you need to understand the nature of change which is being referred in this period. When we talk about nature of change, social change over here is referred in two terms. When we learn, हम लोग को माइंड मैप से थोड़ा कैटेगोरिकली लर्न करना चाहिए. हमारे लिए ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है अंडरस्टैंडिंग में. आप शॉर्ट नोट्स आसान से बना पाओगे, आसानी से बना पाओगे. यू वुड बी एबल टू रिवाइज बेटर. योर लर्निंग प्रोसेस बिकम्स एफिशिएंट. आपने ये कोऑर्डिनेट्स बनाए, दिमाग में उसको कंसोलिडेट किया, एंड देन रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द कंटेंट इन योर आंसर बिकम्स इजी. इसीलिए ऐसे ऑब्जेक्टिव कैटेगोरिकल स्ट्रक्चर्स बना बना के आप चीजों को समझो, पढ़ो. एंड दैट इज व्हाई इंटरलिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स और इंटरलिंकिंग ऑफ थ्योरीज और इंटरलिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट्स इन सोसाइटी बिकम्स इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने बात किया ना कि सोशल चेंज हो रहा है ना. यूरोपियन सोसाइटी प्री मॉडर्न से ट्रांजिशन कर रही है मॉडर्न सोसाइटी में. सोशल चेंज हो रहा है. तो सोशल चेंज किस प्रकार के रहे? सोशल चेंज है क्या? चेंज, दिस काइंड ऑफ चेंज कुड बी अंडरस्टूड. मॉडर्निटी ने जो समाज में चेंजेस लाए थे, इट कुड बी अंडरस्टूड इन टू टर्म्स.
कल्चरल चेंजेस, ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए, मैं तो इसको डिटेल में भी जा सकता हूं, बट अभी सिंप्लीफाइड मैनर में समझो। तो कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं समाज में कुछ, और स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं कुछ। व्हाट इज कल्चर, पहले ये बताओ, फिर मैं बताता हूं कल्चरल चेंजेस क्या हुआ। कल्चर क्या है सिंपल लैंग्वेज में? बुकिश डेफिनेशन कैन ऑल्सो गो, बट वी शुड लर्न टू सिंप्लीफाई दीज कॉन्सेप्ट फॉर अस। देखो सिंपल है, राल्फ लिंटन ने कैसे डिफाइन किया कल्चर को? कल्चर इज व्हाट? way of life, habits and practices that we learn, share and transmit from generation to generation. That we learn, share and transmit from generation to generation. समझ में आ रहा है? बेसिक है ये, क्लियर? एक बार ये हो गया, then what do we need to do? You have to understand कल्चरल चेंज का मतलब क्या हुआ। हमारे वे ऑफ लाइफ में, हम जीवन जीने का एक सलीका होता है ना, हम आदि मानव थे एक समय में, टुडे वी आर मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, है ना, यो डूड्स जो क्लास में बैठे हुए हैं। सो ऐसे ऐसी थोड़ी जेंजी बन गए हो आप। कल्चरल चेंज हुआ है सोसाइटी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपका बिहेवियरल पैटर्न, थॉट प्रोसेस, आपके वैल्यू, मोरालिटी, एटीट्यूड, इन सब में चेंज आया। तो बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं, हमें डिटेल में नहीं जाना है। जब हम बोल रहे हैं कि मॉडर्निटी ब्रॉट कल्चरल चेंज इन सोसाइटी, दिस मीन्स दैट इट ब्रॉट चेंज इन वे ऑफ लाइफ। लोगों के वैल्यूज, लोगों की बिलीफ सिस्टम, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, थिंकिंग, बिहेवियर, इन पे चेंज देखा गया, इनके पैटर्न में चेंजेस आने शुरू हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था? कलेक्टिव ओरिएंटेशन था, है ना, कि हम अपने ग्रुप के टुवर्ड्स बहुत लॉयल होते थे, तो हमारी फैमिली, किनशिप, दैट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। फैमिली एंड किनशिप वेर सेंट्रल टू द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल इन ट्रेडिशनल प्री मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, अगर इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में वही बात करते, तो जैसे कास्ट, ट्रेडिशनल सोसाइटी में कास्ट, रिलीजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था। आज भी है इंडियन सोसाइटी, तो एक अलग ही पैराडॉक्स है, पढ़ेंगे हम लोग, जहां पे अडेप्टिव मॉडर्निटी एंड अडेप्टिव ट्रेडिशन आता है। अगेन योगेंद्र सिंह, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, उनकी जो किताब है वहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे। बट इन जनरल व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि चेंज इन वे ऑफ लाइफ आ रहा है, वैल्यू, बिलीफ, लाइफस्टाइल, थिंकिंग, बिहेवियर, इनमें चेंजेस आ रहे हैं। सो उसके एविडेंसेस क्या है? एग्जाम में बस इतना लिख के नहीं छोड़ोगे ना, उसको तुम एविडेंस दोगे। तो जैसे कि समाज में राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म हुआ, प्री मॉडर्न सोसाइटी में क्या देख रहे थे हम लोग? कलेक्टिव ओरिएंटेशन था लोगों के बिहेवियर में, तो ग्रुप को लेकर लॉयल्टी, अपनी फैमिली को लेकर लॉयल्टी, अपने किनशिप को लेकर लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अंडरस्टैंड दिस, इट बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट। एज अ रिजल्ट सोसाइटी में पर्टिकुलरिस्टिक बिहेवियर था, पर्टिकुलरिज्म का वैल्यू था। पर्टिकुलरिस्टिक बिहेवियर या पर्टिकुलरिज्म का वैल्यू का मतलब क्या हुआ? मतलब अपनों को डिफरेंशियली ट्रीट करना दूसरों से, मतलब सारे लोगों को सेम स्टैंडर्ड से आकलन, उनका इवैल्यूएशन नहीं करना, है ना। वी विल गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। हाउ डज इट साउंड? द आइडिया अनफेयर सोसाइटी लगता है ना, इनजस्टिस फील हो रहा है ना, कि राज परिवार के लिए, रॉयल्टी के लिए अलग रूल, क्लर्जी क्लास के लिए अलग रूल, कॉमनर्स के लिए, पेजेंट्स के लिए अलग रूल, है कि नहीं है? तो वो सोसाइटी पर्टिकुलरिस्टिक थी। वैल्यू में चेंज आया है, यूनिवर्सलिज्म का वैल्यू का राइज हो गया। तो ऐसे ही चेंज इन वैल्यू, इंडिविजुअलिज्म, रैशनलिज्म, सेकुलर वैल्यूज इमर्ज करने लगे सोसाइटी में, यूनिवर्सलिज्म, ये सब एग्जांपल्स हुए। तो दिखा रहा है कि सोसाइटी में कैसे कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल में भी चेंजेस हो रहे हैं। The other aspect is structural change. Structural change का मतलब, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सोशल स्ट्रक्चर क्या है? वो पैटर्न जिस तरीके से सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है, पैटर्न वे ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, इंस्टीट्यूशंस, उन इंस्टीट्यूशंस के विद इन सोशल पोजिशंस, ये सब कैसे स्ट्रक्चर्ड है, रोल्स कैसे डिफाइंड है समाज का,
किसी भी स्ट्रक्चर में पोजीशन होता है, इंडिविजुअल्स उन पोजीशंस को होल्ड करते हैं और उस पोजीशन से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है वो होता है हमारा रोल, राइट। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है, सोसाइटी में रिसोर्स पे कंट्रोल किसका है, ये सब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी पे डिपेंड करेगा। सो देयर वाज चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। व्हाट वर द स्ट्रक्चरल चेंजेस? जैसे कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुए, चेंजेस इन द सोशल इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल चेंज इन इकोनॉमी, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, एग्रेरियन इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन गई। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में क्या होता है? प्रोडक्शन वाज बूस्टेड एट मास स्केल, वी वर प्रोड्यूसिंग फॉर द मार्केट, इकोनॉमी वाज नो मोर subsistence economy, production was done with profit motive and private ownership of means of production existed. Apart from that, in pre-modern society, why couldn't you produce at mass scale? Because we were relying on animate source of power. Animate source of power का मतलब क्या हो? बाहुबल, चाहे जानवर का हो या ह्यूमन बीइंग का हो। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमें क्या दिखता है? मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर। सो ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का एवोल्यूशन हुआ, मतलब कि प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी है ना, प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी जो है वो एनहांस हुई, वो इंप्रूव हुई। इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण क्या हुए? कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, है ना। इकोनॉमिक प्रोडक्शन का तरीका चेंज हुआ, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई, है ना। तो इकोनॉमी में चेंज देख रहे हो, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी चेंज होना शुरू हुआ, सेकुलर एजुकेशन डेवलप होने लगा। फैमिली के भी स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। ट्रेडिशनली आपको क्या दिखता था? जॉइंट फैमिली का ब्रेक डाउन होने लगा, न्यूक्लियर फैमिली। नाउ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, मैंने बोला ना आपको, पर्टिकुलरिज्म एग्जिस्ट करता था। मॉडर्न सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म जब इमर्ज हुआ, कल्चरल चेंजेस हुए, चेंज इन वैल्यू एंड थॉट प्रोसेस हुआ, तो लोगों का पर्सनल आइडियोलॉजी, कमिटमेंट टुवर्ड्स आइडियोलॉजी बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। Then there was cause of migration as well, caused through urbanization and industrialization. So people started to migrate to urban areas. Now migration of the whole large society is not possible, not easy. I mean to say, possible तो है, but आसान नहीं है। So nuclear family, अगर आपको मोबाइल रहना है तो nuclear family is easy to maintain. You would see change in the family structure, nuclearization of family शुरू हो गया। इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए, है ना। तो शिफ्ट फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसको कार्ल मार्क्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है। राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी, जिसको मैक्स वेबर पढ़ने में इंटरेस्टेड है। अर्बनाइजेशन, कैपिटलिज्म, डिविजन ऑफ लेबर, जिसको बहुत सारे अर्बनाइजेशन को, जैसे कि जॉर्ज सिमेल पढ़ते हैं, कैपिटलिज्म को कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर को। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल। इमाइल डर्कहाइम इस चीज को पढ़ते हैं, है ना। इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में आप देखोगे बहुत सारे थिंकर उसको पढ़ते हैं। टेक फॉर एग्जांपल टोक्याविले। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, डर्कहाइम एजुकेशन सिस्टम को भी पढ़े हैं। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट इकोनॉमी, मार्क्स उसका एनालिसिस करते हैं, है ना। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, उसका इंपैक्ट भी सोसाइटी पे क्रिएट हो रहा है। फैमिली पे जैसे क्रिएट हो रहा है, जॉइंट से न्यूक्लियर बन रही है फैमिली। वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स एंड वी नीड टू इंटरलिंक इट टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। क्लियर? देखो सोसाइटी में क्या होगा जब रिलीजन का भी डिक्लाइन होगा, सो देयर विल बी डिसएन्चैंटमेंट ऑफ वर्ल्ड। डिसएन्चैंटमेंट ऑफ वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? ट्रेडिशनल मिथ्स हैं, दैट विल बी डिबंक्ड बाय साइंस। तो मिस्टिकल बिलीफ्स, ट्रेडिशनल सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेंगे। धीरे धीरे adherence to ritualism in society is going to decline, है ना। Development of scientific temper and rational approach will increase and this will create a modern society. ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। तो मॉडर्निटी इज ब्रिंगिंग कल्चरल चेंजेस एज वेल एज स्ट्रक्चरल चेंजेस।
अब इसके बाद क्या है? कुछ नहीं है, अलग अलग थिंकर्स कैसे मॉडर्निटी, इस मॉडर्न सोसाइटी को देख रहे हैं, जस्ट उसको समझो। एंड देन फाइनली इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स के बीच में डिबेट, जिसके अंदर काउंटर रेवोल्यूशनरीज, डी बॉर्नल डी मास्टर आ गए, मॉडर्निस्ट थिंकर्स जैसे कि आपको दरखाइम, कॉन्ट, जिनको आप वहां पे प्लेस कर दो, एंड देन रेडिकल थिंकर लाइक मार्क्स। अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। एंड learning the whole topic in this manner makes consolidation of knowledge easy, and then according to demand of the questions we can streamline this knowledge into the answer sheet. सो मॉडर्निटी को या मॉडर्न सोसाइटी को अलग अलग थिंकर्स कैसे देखते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स मॉडर्न सोसाइटी को कैसे देख रहे हैं। कार्ल मार्क्स जब मॉडर्न सोसाइटी को देखते हैं तो वो देखते हैं राइज ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन? Concept of private property, private ownership of means of production, है ना? Those who owned or controlled the means of production were bourgeois class. प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए चाहिए क्या होता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन के क्या दो पार्ट होते हैं? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, टेक्नोलॉजी, है ना? मतलब आप लोग इकोनॉमिक्स में जो पढ़े होगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस लेबर। हम लोग यहाँ पे इसको सोशियोलॉजी में बोलेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस लेबर पावर, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हो गया, है ना? प्लस रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन? द सोशल रिलेशंस दैट वी डेवलप इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो कार्ल मार्क्स क्या देखते हैं कि bourgeois who are the entrepreneurial class, ठीक है, who own and control the forces of production, and the working class and the worker who provides labor power for production system. They collaborate together for production. However, the output is appropriated by bourgeois. Why? Because bourgeois own means of production, therefore output पर उनका कंट्रोल है। वर्कर का जो लेबर है ना, उसको तो सोल्ड लेबर मानते हैं, वर्कर को वेज लेबरर बोलते हैं। Why? Because it is considered that they are selling their labor in return of wages. However, understand the hidden nuance. वर्कर का वेज जो है वो बहुत लो है, वर्कर का जो वर्किंग कंडीशन है दैट इज ब्लीक, दैट इज पुअर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, है ना? उनका जो लिविंग स्पेस है, देयर इज लैक ऑफ सैनिटेशन। सो misery in workers' life is increasing and profit of bourgeois class is swelling. So socioeconomic inequality in society is also increasing. Disparity between the two classes, the bourgeois class and the working class, is also increasing. So Marx कैपिटलिस्ट सोसाइटी देखता है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन राइज हो रहा है, और इसके कारण क्या होता है कि हैव और हैव नॉट्स के बीच में इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी बढ़ रहा है। और ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कॉन्ट्राडिक्शन है, अकॉर्डिंग टू मैक्स, दिस विल बी द सीड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा मार्क्स समाज को क्या देखता है कि समाज का कमोडिफिकेशन हो चुका है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय टर्म कमोडिफिकेशन ऑफ सोसाइटी? एक टर्म है जो हमने यूज किया यहां पे, कमोडिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। जब भी हम कहते हैं कमोडिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, मतलब कि समाज में कोई वस्तु हो, एनी थिंग्स, या फिर ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन लेबर फॉर दैट मैटर, all of this is turned into commodity. Everything is turned into what? It is turned into commodity. And this commodity is to be bought or sold under, in a market, in a capitalist market, for profit. Labor is sold in labor market for wages. Education becomes commercialized and again is sold in the market. समझ में आ रहा है? Social relations become impersonal and transactional. According to the what? Economic value one relations
may bring to you. Spirituality also get commercialized for that matter. So human relation is reduced into market relations, focused for profit and exchange value. And that is why Marx says कि modern society क्या हो गया, commodification of society हो गया. तो मार्क्स का व्यू ऐसे दिमाग में आ गया, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन करा है, इसका मॉडिफिकेशन ऑफ सोसाइटी हो रखा है. ऐसे ही इमाइल डर्कहाइम साहब, वो जब मॉडर्न सोसाइटी को देख रहे हैं तो क्या पा रहे हैं, व्हाट इज ही ऑब्जर्विंग? सो इमाइल डर्कहाइम, फॉर इमाइल डर्कहाइम फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्री मॉडर्न सोसाइटी कैसा था, है ना. इमाइल डर्कहाइम के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ वाटरशेड इवेंट, जिसके बेसिस पे वो प्री मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं. क्लियर? देयरफॉर इमाइल डर्कहाइम इंडस्ट्रियल सोसाइटी, है ना, सॉरी, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, प्री मॉडर्न सोसाइटी जो था, इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय मैकेनिकल सॉलिडारिटी. मैकेनिकल सॉलिडारिटी का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल सॉलिडारिटी मींस यूनिटी इन सोसाइटी और सॉलिडारिटी इन सोसाइटी बेस्ड ऑन रिजेंबलेंस. आप सब सोशियोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट हो, अरे तुम भी सेम ऑप्शनल, हम भी सेम ऑप्शनल, आओ दोस्त बन गए. जब आप राजेंद्र नगर में घूम रहे हो तो, या सेम कोचिंग में पढ़ते हो, तो ऑन बेसिस ऑफ रिजेंबलेंस आप में यूनिटी आने लगे. सेम शहर से आते हो इसलिए साथ में घूम रहे हो, सेम धर्म के हो, मतलब उस वक्त में सोसाइटी में डाइवर्सिटी ट्रेडिशनल सोसाइटी में कम थी, तो पीपल वेर यूनाइटेड बिकॉज उनके कॉन्शियस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो था सिमिलर था, क्योंकि वो रिजेंबल करते थे. और उस रिजेंबलेंस के बेसिस पे जो सॉलिडारिटी समाज में डेवलप हो रहा था, वो क्या था? दैट वाज मैकेनिकल सॉलिडारिटी. अब लोग गांव से मॉडर्न सोसाइटी में तो माइग्रेट करके शहर जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब अलग अलग गांव से आ रहे हैं, समाज में धीरे धीरे डाइवर्सिटी बढ़ेगी, इजंट इट? तो मॉडर्न सोसाइटी जो कि अर्बन नेचर का है, उस अर्बन सोसाइटी में कलेक्टिव कॉन्शियस एग्जिस्ट करेगा या उसका ब्रेकडाउन होने लगेगा? ब्रेकडाउन होने लगेगा. एट द सेम टाइम रैपिड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन ग्रोथ, वेयर रेट ऑफ मटेरियल चेंज वाज फास्टर देन रेट ऑफ नॉर्मेटिव चेंजेस. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मटेरियल स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसे टैंजिबल स्ट्रक्चर्स को देखो, वो बहुत फास्ट पेस पे समाज में चेंज कर रही है. मतलब जैसे कि टेक्नोलॉजी को देख लो, बहुत फास्ट पेस पे चेंज कर रही है, और उस नए डेवलपमेंट्स के हिसाब से न्यू नॉर्म्स डिफाइन नहीं हो रहे, तो समाज में क्या होगा? डिसऑर्डर आने लगेगा, ऑर्डर डिसरप्ट होने लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे एआई आया है, एआई आया, अब एआई से रिलेटेड नॉर्म्स, वैल्यूज अभी तक कैसे एआई को यूज करना है जुडिशियसली, ये लोगों के दिमाग में ढंग से हमने इंपार्ट नहीं किया है अभी तक, है ना. उनका न्यू नॉर्म्स, न्यू रूल्स के थ्रू टुवर्ड्स सोशलाइजेशन नहीं हुआ है. दे हैव नॉट इंटरनलाइज द नॉर्म्स एसोसिएटेड विद न्यू टेक्नोलॉजी. एज अ रिजल्ट क्या दिखेगा आप? मिस यूज ऑफ एआई, डीप फेक्स. एआई आया तो अब देखिए बहुत फेमस एक्ट्रेसेस का डीप फेक्स बनने लगा. डिसऑर्डर इन सोसाइटी. एक और एग्जांपल देता हूं. मान लो, इमेजिन करो एक रोड है, ठीक है. पहले उस रोड पे टांगा गाड़ी जाती थी, पहले उस रोड पे कार्स चलते थे, समझ में आ रहा है? सॉरी, कार कह रहा हूं, ना टांगा गाड़ी जाती होगी, बैल गाड़ी जाती होगी. फिर मान लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, मोटर कार बन गई. अब उस रोड के जो रूल्स होंगे वो तो पैदल यात्री, टांगा गाड़ी, बैलगाड़ी, उसके हिसाब से ट्रेडिशनली डिफाइंड थे. अभी मोटर कार आ गई है, उस मोटर कार के हिसाब से नए नॉर्म्स एस्टैब्लिश नहीं हुए, तो वो क्या करेगा? जिसके पास मोटर कार है वो चापेगा एक्सीलरेटर, गाड़ी भगेगी बहुत तेज, एक्सीडेंट्स होंगे, केओस, रोड पे केओस. क्यों? क्योंकि ये जो नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, कार जो रोड पे आई, तो कार के हिसाब से नए नॉर्म्स अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं सोसाइटी में. वही आप बना दो कि कार को लेफ्ट साइड ही चलाना है, या कार का लेन अलग है, कार को अपनी लेन में चलाना है, रूल बना दो, है ना. स्पीड लिमिट तय करो, बाकी ट्रांसपोर्ट के मीडियम के भी लेन डिसाइड करो. ऐसे रूल्स बना लेते हो तो वापस ऑर्डर एस्टैब्लिश होता है. सो व्हेन रेट ऑफ मटेरियल चेंज इज रैपिड एंड फास्टर देन रेट ऑफ नॉर्मेटिव चेंजेस, क्योंकि नॉर्म्स डिफाइन करने में और नॉर्मेटिव चेंजेस स्लोली होते हैं,
तो सोसाइटी नॉर्मलेसनेस के स्टेट में चली जाती है, तो लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उस वक्त में सोसाइटी इज अंडर स्टेट ऑफ अनोमी। तो मॉडर्न सोसाइटी जब डेवलप हो रहा था, तो सोसाइटी वाज अंडरगोइंग सेवरल ट्रांजिशंस थ्रू द इंपैक्ट ऑफ ट्विन रेवोल्यूशन, ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सोसाइटी में ट्रेडिशनल सोसाइटी तो अब रही नहीं थी, उसका जो ओल्ड ऑर्डर था, ओल्ड नॉर्म्स थे, दे ब्रोक डाउन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ब्रोक डाउन, सॉलिडारिटी सोसाइटी में डिसरप्ट हो गई, है ना। सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होने लगा, सोसाइटी अनोमी के स्टेज में था। एट द सेम टाइम प्रोडक्शन भी डेवलप हो रहा है, देयर इज राइज मॉडर्न सोसाइटी में। इमाइल डर्कहाइम और क्या देखते हैं, देयर इज ग्रोथ ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यहां पे क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो रहा है ना। आप कोई एक पर्टिकुलर वर्क करोगे, चलो आप डॉक्टर बन गए, मैम इंजीनियर बन गई, आप टीचर बन गए, आप लॉयर बन गए। अब आप चारों दोस्त हो, ठीक है, आप चारों अलग अलग प्रोफेशन में हो, तो एक दूसरे के काम आओगे। सो स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स, द डिविजन ऑफ लेबर कॉज्ड इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, and this interdependence resulted into a new form of unity which Durkheim identifies as organic solidarity. Therefore, for Emile Durkheim, modern society is a society characterized by organic solidarity based on division of labor. तो मॉडर्न सोसाइटी को डरखाइम कैसे देखेंगे, हाईली, मॉडर्न सोसाइटी को डरखाइम कैसे देखेंगे, हाईली स्पेशलाइज सोसाइटी। ऐसे एक और थिंक करें, जॉर्ज सिमिल। जॉर्ज सिमिल का फोकस था मनी इकोनॉमी एंड सिटी लाइफ। सो व्हेन जॉर्ज सिमिल ऑब्जर्व्स मॉडर्न सोसाइटी, ही ऑब्जर्व्स कि मॉडर्न सोसाइटी रिजल्ट्स इनटू डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बन कैरेक्टर है मॉडर्न सोसाइटी का, बट ही ऑल्सो ऑब्जर्व्स द पैटर्न ऑफ चेंज इन रिलेशनशिप, पैटर्न ऑफ चेंज इन बिहेवियर। सो अर्बन सोसाइटी में देयर इज हाई एक्सपोजर ऑफ population to other human being. Population density is very high. Urban society is overcrowded. There is noise due to traffic, production, exposure to city lights. As a result, बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेशन होता है ना। ह्यूमन बीइंग का एंजाइटी आती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करता है, ह्यूमन बीइंग अपने आप को उससे डिफेंड करने के लिए ब्लेस एटीट्यूड डेवलप कर लेता है। क्या डेवलप कर लेता है, ब्लेस एटीट्यूड। ब्लेस एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि लोग इनडिफरेंट बनने लगते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ, आप स्कूटी पे जा रहे हो, सिग्नल पे रुके, देखे एक आदमी स्कूटी से गिर गया, तो जब स्कूटी से गिरा वो आपको देखे, आपने उसको देखा, आपको बुरा लगा, बुरा लगा। उतनी देर में सिग्नल लाल से ग्रीन हो गया, उसके बाद आप चले गए अपना, क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, ऑफिस में गए और दिन भर काम किया और उस आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में भूल गए। दिस इज ब्लेस एटीट्यूड। बड़ा ही प्राइवेटाइज्ड और रिजर्व लाइफ होता है, पड़ोस के फ्लैट में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। दिस इज फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और इंटरेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दे बिकम ट्रांजैक्शनल एंड इम्पर्सनल, है ना। रूरल सोसाइटी में पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, इमोशन से ड्रिवन होता है रिलेशनशिप, यहां पे इम्पर्सनल रिलेशंस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड दिस डेवलपमेंट ऑफ ब्लेस एटीट्यूड। तो जॉर्ज सिमिल मॉडर्न सोसाइटी को ऐसे देख रहा है। उसी तरह वेबर, वेबर मॉडर्न सोसाइटी को कैसे देख रहा है, रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो रहा है। बोल रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी, देयर इज रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। व्हाट डज दिस मीन कि मॉडर्न सोसाइटी में देयर इज रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी? सो वेबर observes that in modern society gradually there is decline of traditional authorities like religious authority or monarchy, and there is development of legal rational authority, growth of legal rational authority. सोसाइटी में क्या होता है, साइंटिफिक टेम्पर के डेवलपमेंट के कारण, रैशनैलिटी का इन्फ्यूजमेंट के कारण ग्रेजुअली जो ओल्ड
मिस्टिकल बिलीफ्स थे, है ना, मिथ्स थे, दे गेट डिबंक्ड, उनका बबल फूटने लगता है. एंड व्हेन दे गेट डिबंक्ड, देयर इज डिसएन्चैंटमेंट ऑफ सोशल वर्ल्ड, है ना. इन मिस्टिकल प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ से धीरे धीरे लोग डिसओरिएंटेड होने लगते हैं और साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट होने लगता है. देयरफॉर ह्यूमन सोसाइटी क्या करती है, ह्यूमन सोसाइटी कोई भी एक्शन कर रही है, लोगों का सोशल एक्शन में चेंज आएगा, लोगों के बिहेवियर थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा. अब लोग एफिशिएंट होकर एक्ट करने की कोशिश करेंगे. दे आर कैलकुलेटिव एंड लॉजिकल व्हेन दे एक्ट. समझ में आ रहा है? वही बोल रहा है, modern he viewed modernity as a rational society where there is rationalization of society, and that is marked by rise of bureaucracy. बोलते हैं bureaucratization of society होता है. It is also marked by rise of bureaucracy in society. Remember this. समझ में आ रहा है? Society, it became governed by efficient practices, है ना. सोसाइटी और आवर बिहेवियर, इट वॉज रूल ड्रिवेन. समझ में आ रहा है? बट वेबर ऑल्सो हाईलाइट्स अ कंसर्न. Excessive rationality will create alienation in society, and he argues that this alienation is inevitable. Why? Because ये rational principles जो है ना, ह्यूमन बीइंग के अराउंड एक आयन केज बना देते हैं. क्या बोलते हैं वो, कि यही रैशनल प्रिंसिपल जो है, ये ह्यूमन बीइंग्स के अराउंड आयन केज बना देते हैं. तो ब्यूरोक्रेसी को वो आयन केज ऑफ रैशनैलिटी की तरह भी देखते हैं, है ना. वेयर ह्यूमन फ्रीडम और ह्यूमन इमोशंस, दे मे गेट लिमिटेड. व्हाई? फॉर commitment to rational principles, rules, for efficiency, for logic. Likewise, एंथनी गिडेंस सोसाइटी को कैसे देख रहे हैं? मॉडर्न सोसाइटी रिफ्लेक्सिव सोसाइटी है. रिफ्लेक्सिव सोसाइटी का मतलब क्या है? ऐसा सोसाइटी जहां ह्यूमन बीइंग कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट करता रहता है अपने डिजायर्स पे, अपने एटीट्यूड पे, अपने बिहेवियर पे, है ना. क्लियर? आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस पे. राइज ऑफ रिफ्लेक्सिविटी इन मॉडर्न सोसाइटी. सो जस्ट 2-3 ऐसे करके की पॉइंट्स में तुमको दिमाग में कंसोलिडेट करके आप लोगों को रखना होता है कि हाउ वन थिंकर इज ऑब्जर्विंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोसाइटी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. एंड देन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स, whatever the orientation of the context of question is, accordingly you will use this content to justify the context of the asked question in your answer, to substantiate your core arguments. And this way, learning sociology, applying the knowledge in your answer sheet also becomes easy. Okay? So this is more productive and justified way of learning, especially when we are preparing for optional, which is part of your मेंस एग्जामिनेशन. और मेंस एग्जामिनेशन के वक्त में ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है हमारे ऊपर, है ना. यू विल ऑलवेज फील कि तुम्हारे पास स्कार्सिटी ऑफ टाइम है. देयरफॉर जब ऐसे ऑब्जेक्टिवली हम लोग लर्न करते हैं ना, तो रिविजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कंटेंट ऑल्सो बिकम्स इजी एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल दैट वे. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू.